नमस्कार। आज के एडवांस अलजेब्रा की लेक्चर सीरीज में आज हम कैसे फील्ड कंस्ट्रक्ट करनी है और उसमें हम चेक करेंगे कि हमें इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल की क्या जरूरत होती है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। यू सी, हमने लास्ट एग्जांपल्स में हमारा मेन मोटिव यही था कि हमें चेक करना है कि इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स क्यों है, व्हाई वी इंटरेस्टेड इन इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स। और ये इस इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल का मैक्सिमल आइडल और फील्ड के साथ क्या कनेक्शन। ये दो तीन क्वेश्चंस हैं जिनके दिमाग आपके दिमाग में ये आ रहे होंगे। सो आज इन क्वेश्चंस का हम आंसर ढूंढेंगे, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट and what is the connection with the maximal idle and field. So इन क्वेश्चंस का जवाब इस थ्योरम से हमें मिल जाएगा। So statement is of this theorem is if p of x is irreducible, फिर वो irreducible की बात है, ये पॉलिनोमियल है और ये irreducible है, then idle generated by this polynomial p of x is maximal idle. Okay, इन शॉर्ट में हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि कोई अगर हमारे पास पॉलिनोमियल इररेड्यूसिबल है तो उस इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल से जो एक आइडल जनरेट होगा, एक आइडल जनरेटेड बाय दैट इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, दैट विल बी मैक्सिमल आइडल। और इस थ्योरम का इस तरह से स्टेटमेंट आपको पूछी जा सकती है, लेट एफ बी ए फील्ड and p of x belongs to a ring polynomial over field f, then idle generated by p of x is a maximal idle in a ring polynomial over field f if only if this p of x is irreducible. So I think you got the idea what is the importance of this. देखो, इस मैक्सिमल आइडल बनाने के लिए हमें इस इररेड्यूसिबिलिटी की जरूरत है कि ये इररेड्यूसिबल होना चाहिए। अगर रिड्यूसिबल है तो हम मैक्सिमल आइडल नहीं जनरेट बना सकते हो। सो थोड़ा सा मैं मैक्सिमल आइडल का डेफिनेशन आपसे डिस्कस कर देता हूँ। आई थिंक मैक्सिमल का मतलब है सबसे बड़ा, उसके बीच में और कोई आइडल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो हमारे पास रिंग है और जो मैक्सिमल आइडल है, उन दोनों के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में कोई तीसरा रिंग आता है जो ए को कंटेन करे तो फिर ये ए मैक्सिमल नहीं हो सकता। तो यही लिखा है, प्रॉपर आइडल ए इज सेड टू बी मैक्सिमल आइडल इफ V इज एन आइडल ऑफ R सच दैट, ये देखो B आ गया इन दोनों के बीच में, तो ये मैक्सिमल नहीं हो सकता। मैक्सिमल तभी होगा या तो A और B बराबर हो या R और B बराबर हो, वही लिखा है। देन आइदर A इक्वल टू B और B इक्वल टू R। मैक्सिमल सबसे बड़ा, उससे बड़ा देखो, सबसे बड़ा आइडल तो इटसेल्फ रिंग होगा ना। ठीक, रिंग से जो इमीडिएट छोटा कोई अगर आइडल है तो वो मैक्सिमल आइडल होगा। ठीक, सो लेट्स सी द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि दिस आइडल जनरेटेड बाय p ऑफ x इज मैक्सिमल आइडल इन रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ओवर फील्ड f। तो अगर ये मैक्सिमल है तो दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, ना तो ये जीरो पॉलिनोमियल होगा, p ऑफ x इज नाइदर ए जीरो पॉलिनोमियल नॉर ए यूनिट। ठीक है, अगर जीरो होगा तो फिर तो आपका जीरो थोड़ी आपका मैक्सिमल आइडल हो सकता है। ठीक, जीरो मैक्सिमल आइडल तो पॉसिबिलिटी है वो सारे फील्ड ही जीरो है, नॉट पॉसिबल। और दूसरा चीज, अगर ये आपका यूनिट होगा तो फिर तो आइडल आपका इटसेल्फ एफ ऑफ एक्स ही बन जाएगी। ठीक, तो दोनों केस नहीं होने चाहिए, ना तो वो आइडल होना यूनिट होना चाहिए, ना ही जीरो होना चाहिए। ठीक,
तो हमने ऑब्वियसली प्रूव करना है कि पी आपका इररेड्यूसिबल होना चाहिए। तो हमने मान लिया, सपोज कर लिया कि इट इज इररेड्यूसिबल, सो डेफिनेटली वी गेट अ कंट्राडिक्शन। देखिए कैसे मिलती है कंट्राडिक्शन। तो हमने इसको रिड्यूसिबल माना तो ऑब्वियस इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी, दिस इज फैक्टराइजेशन। और फैक्टर हैं तो डेफिनेटली इट मीन दैट आइडल जनरेटेड बाय p of x will be subset of ring idle generated by g of x। या ये पॉसिबिलिटी होगी या दूसरी भी हो सकती है कि p of x is ring generated by p of x is subset of h of x and that subset of this one। ठीक है, या तो वो ये जो आपका आइडल है ये इसका सबसेट होगा, या ये जो आइडल है वो h of x आइडल ऑफ जनरेटेड बाय h of x का सबसेट होगा। तो हम एक केस लेके चलते हैं, दूसरे को साइमल्टेनियसली हम लिख देंगे। ठीक, सो हमने ये वाला लेके चले, वी टेक दिस कि आइडल जनरेटेड बाय p of x इज सबसेट ऑफ आइडल जनरेटेड बाय g of x। बट आपका ये तो ऊपर देख के रखा है हमने कि ये जो आइडल है जिसको p of x जनरेट करता है वो तो मैक्सिमल है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमल क्या होना चाहिए, या तो ये और ये आइडल बराबर होना चाहिए या ये और ये आइडल बराबर होने चाहिए, है ना। ठीक है, सो आइदर दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस। तो ये इक्वल तो तभी हो सकते हैं जब ये दोनों के जनरेटर की डिग्री सेम हो, है ना। इफ दिस इक्वल टू दिस then degree of p of x is equal to degree of g of x। ठीक, और ये पॉसिबिलिटी कब है, जब ये आपका यूनिट हो या कांस्टेंट हो। ठीक, यूनिट मींस कांस्टेंट, फील्ड में तो जो भी कांस्टेंट होगा उसका इनवर्स तो होगा, उसमें होगा ही। तो डिग्री आपका क्या होना चाहिए, जीरो। कांस्टेंट की डिग्री जीरो होती है ना। ठीक, सो दोनों केसेस में क्या आएगा हमारे पास, कंट्राडिक्शन आएगी। क्यों आएगी कंट्राडिक्शन, क्योंकि अगर हम p ऑफ x को फैक्टराइज कर रहे हैं तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि ये जो g ऑफ x का डिग्री है और ये इसका डिग्री सेम हो। अगर इन दोनों का डिग्री सेम हुआ तो इसका मतलब इसको कांस्टेंट होना चाहिए h ऑफ x को। h ऑफ x कांस्टेंट हुआ तो फिर ये फैक्टराइजेशन गलत है। ठीक, और दूसरा अगर ये कांस्टेंट हो गया, ये इसका डिग्री जीरो हो गया तो इसका मतलब ये कांस्टेंट हो गया, तो फिर ये आपका इसका डिग्री सेम हो जाएगा, तो इसका मतलब ये फैक्टराइजेशन गलत है। So in the both cases we get a contradiction, and contradiction आई क्योंकि हमने contradiction expected थी, क्योंकि हमने assume किया था कि ये p of x है वो reducible है। So hence p of x is irreducible। और अगर हमने दूसरा केस लिया होता कि g of x this one idle generated by p of x is subset of idle जनरेटेड बाय h of x, तो डेफिनेटली यहाँ से हमारे पास फिर यहाँ पे दो ही चीजें बनती है। यहाँ पे बनता डिग्री ऑफ p of x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ h of x, और यहाँ पे आता डिग्री ऑफ h of x इज इक्वल टू 0। तो सिमिलरली वी कैन राइट लाइक दिस, similarly we can prove that degree of h of x is p of x is equal to degree of h of x, for which again gives a contradiction, hence our supposition is wrong। So p of x is constant, irreducible over ring polynomial over f। So now then the converse part, suppose p of x is irreducible over f, irreducible मान लिया। So now we have to prove that कि आपका ये जो आइडल बनेगा that should be maximal। okay, so हमने IV यानी आइडल ऑफ रिंग पॉलिनोमियल ओवर f हमने मान लिया कि इसका एक आइडल I है, सच दैट इस तरह से करा कि ये जो आपका आइडल जनरेटेड बाय p of x है वो सबसेट ऑफ I है, और I ऑब्वियस सबसेट ऑफ दिस रिंग पॉलिनोमियल ओवर f होगा। सो डेफिनेटली हमें अगर इसको मैक्सिमल प्रूव करना है, या तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा ये और ये I और ये बराबर है, या I और f बराबर है। ठीक, तो देखते हैं कैसे होता है। ओके, वी नो
रिंग पॉलिनोमियल ओवर फील्ड एफ इज ए प्रिंसिपल आइडल डोमेन। हमें पता है कि ये ऑलवेज प्रिंसिपल आइडल डोमेन होता है। ये आपने लोअर पेपर में पढ़ा होगा, अलजेब्रा में पढ़ा होगा ये चीज। अगर ये प्रिंसिपल आइडल डोमेन है सो इसका मतलब इसके अंदर जो भी आइडल आएगा, कोई भी आइडल होगा, वो उसको कोई ना कोई एक पॉलिनोमियल जनरेट करेगा। ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट g of x belongs to ring polynomial over फील्ड एफ। देखो ये पॉलिनोमियल आ गया, वो इस फील्ड से आएगा, रिंग पॉलिनोमियल से आएगा, such that idle I is generated by that polynomial। होना ही होना है बिकॉज इट इज प्रिंसिपल आइडल डोमेन। रिंग पॉलिनोमियल ओवर जो फील्ड एफ होता है वो ऑलवेज प्रिंसिपल आइडल डोमेन होता है। इसका मतलब कोई भी इसमें अगर आइडल आएगा तो उसको वो जनरेट, एक जनरेटर मिलेगा ही मिलेगा, और वो जनरेटर एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक, ओके। सो इस आई को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे तो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास, आइडल जनरेटेड बाय पी ऑफ एक्स इज सबसेट ऑफ आइडल जनरेटेड ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक, अगर ये इसका सबसेट है इसका मतलब पी ऑफ एक्स भी इसके अंदर हो, इस आइडल को बिलोंग करेगा। दैट इंप्लाइज पी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आइडल जनरेटेड बाय जी ऑफ एक्स। अगर इसको बिलोंग कर रहा है सो इसका मतलब पी ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स के प्रोडक्ट में लिखा जाएगा, जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स बिलोंग्स टू द फील्ड ऑफ रिंग पॉलिनोमियल ओवर फील्ड एफ। गॉट माय पॉइंट? क्योंकि अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है तो इसके अंदर, इस आइडल के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो जी ऑफ एक्स से ही बनेगा। तो जी ऑफ एक्स इंटू सम अदर पॉलिनोमियल बिलोंग्स टू रिंग पॉलिनोमियल ओवर फील्ड एफ। अब ये आपका कांस्टेंट तभी होगा जब इन दोनों की डिग्री सेम होगी, है ना। ये कांस्टेंट भी हो सकता है, यूनिट भी हो सकता है, इफ इट देयर डिग्री इज सेम। अगर डिग्री सेम होगी तो फिर इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, सो दैट इज पॉसिबल। ओके, सो यहां से हमें क्या दिया हुआ है, हमने तो ये मान के चलें कि इररिड्यूसिबल है, और यहाँ तो हमें लग रहा है कि तो रिड्यूसिबिलिटी होगी। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं क्या, या तो इसको कांस्टेंट होना चाहिए या इसको कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर डिग्री इसकी सेम रही तो इसको कांस्टेंट होना चाहिए, अगर इसकी और इसकी डिग्री सेम हो तो इसको कांस्टेंट होना चाहिए। आइदर जी ऑफ एक्स इज कांस्टेंट और एच ऑफ एक्स इज कांस्टेंट। सो अगर जी ऑफ एक्स कांस्टेंट होता है देन, अगर ये कांस्टेंट बन गया तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ये जो आई है वो आपका, ये जो आई है अगर ये इसको जनरेट करने वाला ही कांस्टेंट है सो डेफिनेटली दैट इक्वल टू रिंग पॉलिनोमियल ओवर फील्ड एफ। तो वो आई जो होगा वो एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? और दूसरा केस, अगर एच ऑफ एक्स कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब इन दोनों की डिग्री इक्वल हो जाएगी। ये अगर ये कांस्टेंट होगा तो डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स एंड डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स सेम हो जाएगी, तो इसका जनरेट हो जाएगी, इसका मतलब ये आइडल और ये आइडल बराबर हो जाएगी। सो बोथ the cases are in the both cases are satisfied of the definition, so it means that idle generated by p of x is maximal idle. So I think you got the idea why it is important. If is there any confusion you can ask me. Okay, so ये हमें इस इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल का हमें ये आइडिया लग गया कि इससे हमें मैक्सिमल आइडल मिलता है ना पॉलिनोमियल में। अब रहेगी फील्ड की बात। तो देखो एक रिजल्ट हमारे पास और है कि अगर हमारे पास एक रिंग है और उस रिंग का हमें एक मैक्सिमल आइडल पता है तो हम फील्ड बना सकते हैं। ये देखिए ये रिजल्ट, आर दिस फैक्टर रिंग बोलते हैं इसको। ठीक, आर ओवर ए इज ए फील्ड, ये फैक्टर रिंग जो होता है वो फील्ड बन जाती है अगर दिस ए इज मैक्सिमल आइडल।
Okay, so now you can say what is the importance of this irreducible polynomial. देखो ये आपका irreducible polynomial होना चाहिए, फिर आपका ये जो आइडल है ये मैक्सिमल आइडल बन जाएगा, और रिंग पॉलिनोमियल ओवर फील्ड एफ को अगर हम इससे डिवाइड करें, या इसको हम बोलते हैं फैक्टर रिंग, ये फैक्टर रिंग जो है वो फील्ड बन जाएगा। और आपको पता है इस फैक्टर रिंग में जो एलिमेंट होते हैं वो कोसेट्स होते हैं। उन कोसेट्स में क्या होगा, एक एलिमेंट आपका एफ ऑफ एक्स से आएगा और साथ में प्लस पी ऑफ एक्स आएगा। ठीक, तो लेट एफ बी ए फील्ड एंड पी ऑफ एक्स irreducible polynomial over f, then this is a field, this is statement. So proof of this theorem can be easily done by that above theorem and with by the use of this result. So there is no any hitch in this. So finally students, we got the idea कि हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास कोई फील्ड दी है तो हमारा मेन काम होना चाहिए कि इस फील्ड से कोई एक आप पॉलिनोमियल ढूंढो। ठीक है, और पॉलिनोमियल जो ढूंढना है वो क्या होना चाहिए, इररेड्यूसिबल होना चाहिए। ओके, अगर इररेड्यूसिबल हो गया तो आप फील्ड बना सकते हैं, और आप फील्ड बना सकते हैं क्योंकि ये इररेड्यूसिबल होगा तो ये मैक्सिमल आइडल बन जाएगा, ये फील्ड बन जाएगा। अच्छा एक चीज और, फील्ड बनाने के साथ हम एलिमेंट्स का भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स की फील्ड बनानी है, बट उसके लिए हमें जो फील्ड है ये आपकी फनाइट होनी चाहिए। अगर ये फील्ड फनाइट हो तो हम ये भी कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट का हमने नया फील्ड बनाना है, इज डिपेंडिंग अपॉन दिस। ओके, सो जैसे यहाँ पे Z2 हो जाए या Z3 हो जाए या Z5 हो जाए तो ये फनाइट है ना। अब जो इनफनाइट है उसका तो एंड ही कोई नहीं होता। if this f is finite field, then we can find a field, new field, or yeah you can say ring factor, और उसमें हम एलिमेंट्स की बात कर सकते हैं। सो लेट्स सी वन एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फील्ड विद 8 एलिमेंट्स। देखो ठीक है, हमने एक फील्ड बनानी है जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं, तो मैंने यहाँ पे Z2 ले लिया, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे फनाइट लेना पड़ेगा। अब Z2 के अंदर अगर हमें फील्ड बनानी है 8 एलिमेंट्स की, तो हमें एक थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल ढूंढना पड़ेगा Z2 में। ठीक है, अब वन थर्ड डिग्री की ही क्यों चाहिए वो आपको अभी मैं इसका रिजल्ट में पता चल जाएगा, व्हाई वी नीड दिस। ओके, तो थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल्स मैंने देखो सारे थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल्स लिख दिए ऑफ दिस फॉर्म, ax क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस लीडिंग कोएफिशिएंट मैंने बनवाया, मोनिक पॉलिनोमियल्स लिए। तो डेफिनेटली a b c ये तीनों एलिमेंट जो हैं वो यहाँ से आएंगे, तो 2 इसके लिए पॉसिबल है, 2 इसके लिए, 2 इसके लिए, तो टोटल 8 बनेंगे। ओके, तो 8 में से मैंने बाकी जिनकी 0 प्रेजेंट है वो मैंने नेग्लेक्ट कर दिए। ठीक, सो फाइनली वी गेट दीज 3 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, we have 3 these polynomials which are irreducible over Z3 Z2 of x, ring polynomial over Z2। तो स्टूडेंट ये देखो ये फील्ड्स बन गई। ठीक, और फील्ड क्यों बनी, क्योंकि ये आपका मैक्सिमल आइडल बन गया, ये मैक्सिमल आइडल बन गया, ये मैक्सिमल आइडल बन गया। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इस हर फील्ड के पास एलिमेंट जो होंगे वो 8 ही होंगे। ठीक है, क्यों होंगे 8, लेट्स फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए इस फील्ड में जो एलिमेंट आएंगे वो इस तरह से आएंगे, ये जो आपका पॉलिनोमियल है दैट बिलोंग्स टू दिस वन, रिंग पॉलिनोमियल
रिंग पॉलिनोमियल ओवर फील्ड Z2। ओके, सो इस तरह से एलिमेंट आएंगे। और अगर मैं सारे एलिमेंट लिखना चाहूँ तो आप देखो A B और C, इसके कितने एलिमेंट, कितनी पॉसिबिलिटी है, दो इसको, दो इसको, दो इसको, तो 8 ही है। तो डेफिनेटली 8 ही बनेगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये सेकंड डिग्री ही क्यों, इससे हायर डिग्री क्यों नहीं? लेट्स फाइंड द आंसर ऑफ दिस। व्हाई इट इज सेकंड डिग्री ओनली? अगर यहाँ पे थर्ड डिग्री है तो यहाँ पे सेकंड डिग्री ही आएगा। लेट्स फाइंड आउट द, पहले तो चलो एलिमेंट लिख लेते हैं। मैंने सारे एलिमेंट लिख दिए, देखो यू कैन इजिली गो थ्रू दिस। अगर किसी को डाउट होगा तो मैंने सारे कॉम्बिनेशन लगा के ही लिख दिए। 8 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और रेंज सिंप्लीफाई करके ये लिख दिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आपके 8 एलिमेंट होंगे। तो जीरो एलिमेंट, इसको एलिमेंट को तो हम लेंगे नहीं, है ना? क्यों? क्योंकि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो निकलता नहीं फील्ड में, तो इसको छोड़ के बाकी 7 बचेंगे, ठीक, जिनका हम इनवर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो, सबसे पहले हम इसका आंसर ढूंढते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही क्यों, व्हाई इट इज नॉट मोर देन x3, x पावर 3। तो अगर मैं दो एलिमेंट यहाँ से लेता हूँ, अगर फील्ड है तो ये क्लोजर होना चाहिए अंडर एडिशन, है ना, और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। अगर दो एलिमेंट्स को मैं ऐड करता हूँ, दो एलिमेंट मैंने, एक ही एलिमेंट ये ले लिया और एक एलिमेंट मैंने ये ले लिया x, ये वाला। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो व्हाट वी गेट, एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र 2x बन जाएगा, और x प्लस एक्स एज इट इज रहेगा 1 प्लस और 2। तो डेफिनेटली 2 जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, मॉड 2, तो x प्लस दिस बना। और ये तो आइडल है, तो आइडल प्लस आइडल तो सेम आपको पता ही है, जैसे हम सब ग्रुप में पढ़ते हैं h प्लस h इज इक्वल टू h। सो देयर इज नो एनी हिच इन दिस। ओके, सो अब देखो ये दो एलिमेंट को ऐड करा तो एलिमेंट इन्हीं से आना चाहिए। देखो x प्लस दिस आया तो यहाँ पे होना चाहिए, देखो है दिस प्रेजेंट हियर, अदरवाइज ये क्लोजर ही नहीं होगी। ओके, नाउ अब हमने दूसरा मल्टीप्लाई करते हैं दो एलिमेंट्स को। मैंने इन्हीं दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर, ठीक, तो इसको मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, पावर 4 बन गया। इस 1 से करा एक्स स्क्वायर बन गया, फिर एक्स से इसको करा, ये लाइक दिस। अब इससे एलिमेंट को अगर हम इस प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आइडल आएगा, बिकॉज अगर हम किसी भी ए एलिमेंट से आई को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, सो डेफिनेटली वो एलिमेंट जो है वो ए आई जो होगा वो आई ही बराबर बन जाएगा, ठीक। सो फाइनली यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपका 2 टाइम बन गया, तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। एक्स क्यूब एक्स एक्स प्लस 1, और ये आपका सेम इसकी तरह बन गया। सो अलग अलग इंटरप्रिटेशन की यू कैन से कि हमने इससे इसको डिवाइड करा तो रिमाइंडर 0 आएगा, तब भी ये खत्म हो गया। गॉट माई पॉइंट? क्योंकि अंडर मॉडलू हमने इस पे निकालना, तो इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये फर्दर यू कैन से कि दिस मर्ज विद दिस। अब देखो ये इंटरेस्टिंग हो गया ना। अब आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि डिग्री एक्स क्यूब से ज्यादा क्यों नहीं होगी। यहाँ पे डिग्री एक्स रेज टू 4 आई, है ना। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, एक्स रेज टू 4 को डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड, 4 को डिवाइड करा तो फाइनली व्हाट वी गेट रिमाइंडर दिस। तो एक्स रेज टू पावर 4 को क्या लिख सकते हैं हम, कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो ये वाला जो फैक्टर है फिर आपका क्या हो जाएगा, इसके साथ मर्ज हो जाएगा, या यू कैन से कि इससे अब उसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो व्हाट वी लेफ्ट विद दिस, ये देखिए, इट मीन दैट अगर यहाँ पे हमने 4th डिग्री भी लिया तब भी वो रिड्यूस होके 2nd डिग्री में चला, क्योंकि जैसे ही डिग्री एक्स क्यूब से ज्यादा होगी तो उस पॉलिनोमियल को हम इससे डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज डिग्री आपकी तब अगर 3rd डिग्री आएगा तब भी डिवाइड हो जाएगा, और 3rd से ऊपर होगा तब भी डिवाइड हो जाएगा। डिवीजन के लिए यही होता है कि जिसको डिवाइड करना उसकी डिग्री या तो इक्वल हो या उससे बड़ी हो। तो डिवाइजर की डिग्री अगर 3 है तो डिविडेंड की डिग्री या तो 3 होनी चाहिए या मोर देन 4। तो जैसे ही डिग्री यहाँ बढ़ेगी ये इसको डिवाइड कर देगा, डिवाइड करेगा तो डेफिनेटली उसको उसका जो रिमाइंडर बचेगा वो डेफिनेटली लेस देन डिग्री 3 आएगा।
तो इस केस में भी देखो डिग्री 2 बचा। सो दैट्स व्हाई वी टेक दिस टाइप ऑफ फॉर्म, है ना। वन मोर थिंग, अगर हमने इसको फील्ड प्रूव करना है, सो फाइनली सी द टेबल, यू कैन check why it is closer, why it is filled. So I make a partial multiplication table and you can take snapshot of this and you try at home why it is this. So इस तरफ मैंने एलिमेंट लिख दिए फील्ड के, 7 एलिमेंट लिख दिए, 0 नहीं लिया मैंने, और इस तरफ भी लिख दिया मैंने, ठीक, और इनको मल्टीप्लाई कर। ओके, तो क्लियरली यू कैन से कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आए वो सारे के सारे एलिमेंट यहीं से है। इट मीन दैट इज क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर एडिशन तो क्लोजर होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी यू कैन सी। और वन मोर थिंग, हर रो में, हर कॉलम में 1 एक बार आया हो, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 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 1 है। What this mean? It mean that ये नॉन जीरो जो हमारे पास पॉलिनोमियल है इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी। मीन टू से दैट अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आ रही है, इसका मतलब एक दूसरे के ये इनवर्स हो गए, सेम लाइन पे ये और ये भी। सो यू कैन चेक कि किस तरह से हमने ये टेबल बनाया। इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। थैंक यू फॉर दैट दिस लेक्चर।